हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, जो कि है नस्ट इक्वेशन। देखो, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर किस तरह से गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करे जाते हैं, किस तरह से स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर गैल्वेनिक सेल में यूज होने वाले इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करे जाते हैं। बट अगर हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करें तो किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकाले जाएंगे, इसका आइडिया हमें बहुत अच्छे से समझाता है नस्ट इक्वेशन। नस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप करा है। अब देखो, फटाफट ये बात हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है प्रभात। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चल, तो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दरअसल में एक ऐसी सीरीज है जो हमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताती है, और इसे हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। जैसे कि यहां पर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है 2.87, और हम इतना कंफर्टेबली ये कैसे बोल सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर कई फ्लोराइड आयन बना रहा है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस है, और इस रिडक्शन प्रोसेस का ही हमने पोटेंशियल बताया है, तो इसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है। मैग्नीशियम का -2.36 है। तो कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। इनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है। और अगर आपको ये चीज करनी नहीं आती है तो हम लोगों ने इसे दो पार्ट्स में कवर करा। एक तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, और एक गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इसका आइडिया है कि कैसे आप गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करके ये बता सकते हो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है। तो अगर आप लोगों को चीजें नहीं आती तो इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर करा है, तो यहां पर मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आप वो चीजें भी पढ़ना चाहते हैं तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं नस्ट इक्वेशन क्या है। तो देखो, मैंने आपको एक रफ आइडिया तो फंडामेंटल लेवल पे ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कि नस्ट इक्वेशन दरअसल में एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें यह बताएगी कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स या फिर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं। और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है। अगर मान लो हम पूरे सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का पोटेंशियल, ई सेल का मतलब है ईएमएफ ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लेंगे इसको, ठीक है। ई नॉट हमें दे रखा है ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। टी टेम्परेचर ऑफ सेल है, जिस टेम्परेचर पे हम सेल को ऑपरेट कर रहे हैं। क्यू इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। भाई सेल में कोई ना कोई रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का हमें रिएक्शन कोशेंट निकालना भी बताऊंगा ये कैसे निकालते हैं अगर आपको नहीं पता। हालांकि क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा है, बट अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा। साथ में एफ है हमारा 1 फैराडे, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोसेस में एक्सचेंज हुए। और ये फॉर्मूला दरअसल में गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन से आता है। जब हम किसी भी प्रोसेस की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को एक जनरल गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं एक जनरल कंडीशन में, तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्राइव होती है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं, और डेरिवेशन के साथ साथ ये समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन कोशेंट ये क्या चीज है। इसे ही लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अक्सर बच्चे यहीं पर दरअसल में अंडरस्टैंडिंग कम स्टैब्लिश कर पाते हैं, और यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं क्यू को लिखने में। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बहुत ध्यान से लेक्चर सुनिएगा। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं करूंगा, जल्दी से इसे कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप आराम से इसे अंडरस्टैंड भी करें और आपको बोरिंग भी ना लगे, ठीक है। चलो फटाफट बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया इस इक्वेशन का डेरिवेशन गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन के साथ होता है। कैसे करेंगे, तो हम लोग एक सेल रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग कर लेंगे एक सेल रिएक्शन को कंसिडर। एक सेल रिएक्शन का मतलब है एक गैल्वेनिक सेल है, उस गैल्वेनिक सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। इसमें मैं मान रहा हूं ए की मतलब ए यूनिट हम एक्स प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक्स प्लस का हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, और ये बी यूनिट
Y के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये Y दरअसल में अभी एटॉमिक फॉर्म में है। इन दोनों के रिएक्शन से X दरअसल में Y से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यानी X रिड्यूस होता है, तो X AX यूनिट बना लेगा और ये मान लो सॉलिड या लिक्विड कुछ ऐसी चीज बना लेता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये Y जो है ये रिड्यूस हो जाता है, तो Y मान बना लेगा Y माइनस आयन, और इसे बैलेंस करने के लिए B यूनिट हम लिख लेंगे और ये एक्वस फॉर्म में आएगा। तो ये हमने एक जनरल सेल रिएक्शन कंसिडर करी है। अब हमें इस जनरल सेल रिएक्शन का सेल कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, या ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल हमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, ठीक है। तो हमें ये जरूर पता है कि एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी प्रोसेस की जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो उनकी स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी और आर जो कि गैस कांस्टेंट है, टी ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस कराया जा रहा है वो, तो आर और टी का प्रोडक्ट और साथ में नेचुरल लॉग क्यू के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा क्यू दरअसल में होता क्या है। क्यू जिसे हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही लिखा जाता है। आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे लिखते हैं। तो जिस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोसेस का फॉर्मूला लिखते हैं वही हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, बस दोनों में एक बात का फर्क होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जितने भी टर्म्स आते हैं, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हो चाहे वो प्रेशर के टर्म्स हो, हमें उन कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पर ही रखनी होती है, यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। लेकिन रिएक्शन कोएफिशिएंट के लिए आप इसे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे रख सकते हो, भले चाहे इक्विलिब्रियम अभी अचीव ना हुआ हो या इक्विलिब्रियम अचीव होने मतलब इक्विलिब्रियम आगे भी जा चुका हो। तो इसीलिए हम लोग यहां पर रिएक्शन कोएफिशिएंट लेते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट इस रिएक्शन के लिए अगर मेरे को लिखना है तो हम लिखेंगे। पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते टाइम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते टाइम हम कभी भी उन सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व नहीं करते जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। या तो उन्हें एक्वस फॉर्म में होना होता है या गैस फॉर्म में होना होता है। तो क्योंकि एक्स सॉलिड फॉर्म में है प्रोडक्ट साइड पे, तो हम इसे रिएक्शन कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग y को लिखेंगे, क्योंकि रिएक्शन कोएफिशिएंट बिल्कुल जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है उसके लिए प्रोडक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। तो y माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे और इसका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट b है तो इसके ऊपर पावर b लगा देंगे। x को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि x एक्चुअल में सॉलिड फॉर्म में है। तो आपको एक बात बता रहा हूं, चाहे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखें चाहे हम रिएक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिखें, इन दोनों ही फॉर्मूलाज में ऐसा कोई भी कंपोनेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में उसको इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली में सॉलिड्स के कॉन्सेंट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। बाकी कई बुक्स में बोला जाता है कि सॉलिड अगर आप लोगे तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो कांस्टेंट होने वाला है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना दो, चाहे आप जैसे भी अंडरस्टैंड करो। कुल मिला के बात यह है कि हम सॉलिड या लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशंस को इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट के एक्सप्रेशन में भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में भी। और सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और उसके ऊपर जो भी टर्म है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर उसके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर कर देंगे। ऐसे यहां पर रिएक्टेंट के लिए करेंगे। अब रिएक्टेंट में ये बी जो है, ये वाई जो है, मैं मान लेता हूं लिक्विड है मेरे बच्चे। अब अगर वाई लिक्विड फॉर्म में लिया है तो भाई आपको पता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लेने की जरूरत किसकी है? सिर्फ एक्वस वाले की। या मान लेते हैं वाई सॉलिड है, क्योंकि मोस्टली ना गैल्वेनिक सेल में आपको ये सॉलिड ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक्वस फॉर्म में लिया तो ये आ जाएगा एक्स प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेल रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट को आप यहां पुट कर देना, लेकिन अब हमें ये रिएक्शन या ये प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी पता है, हमें इसे कन्वर्ट करना है दरअसल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में या सेल पोटेंशियल में, नहीं ईएमएफ में लाना है। तो ईएमएफ में कैसे लाएंगे? तो हम सबको मेरे प्यारे बच्चों ये पता है कि डेल्टा जी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी नॉट को लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट। और अगर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं पता कि निकलता कैसे है, तो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। लिंक मैं यहां पर दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जाकर विजिट कर लीजिएगा अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है। नहीं है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज हम लोग अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो डेल्टा जी की जगह पर आ जाएगा माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट की जगह पर आ जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। अब माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि एक काम करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं
माइनस एन एफ इन कंप्लीट इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं माइनस एफ से डिवाइड करूंगा, माइनस एन एफ से डिवाइड करूंगा, तो ये टर्म क्या बचेगा, सिर्फ ई। देखो माइनस एन एफ ई में अगर मैं माइनस एन एफ का डिवाइड करूंगा, एन एफ से एन एफ कैंसिल, सिर्फ ई बचा। तो यहां पर मेरे पास आएगा मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ ई। राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं और इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इन दोनों में अलग अलग हमें डिवीजन करना होगा। कई बार बच्चों को ये पता नहीं होता, ये याद रखना। मान लो कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और मैं कहता हूं इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करना है, तो आप यहां y से डिवाइड करोगे, बट अगर राइट हैंड साइड पे प्लस या माइनस में चीजें हैं तो उन्हें आप अलग अलग y से डिवाइड करोगे। ठीक है, वही काम यहां पर भी, राइट हैंड साइड पे दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो इन दोनों अलग अलग टर्म्स के बीच में क्योंकि प्लस लगा है, तो आप इन दोनों को अलग अलग मेरे प्यारे बच्चों माइनस एन एफ से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग माइनस एन एफ से डिवाइड करोगे, तो इसको माइनस एन एफ से डिवाइड करा तो माइनस एन एफ, स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट अपॉन माइनस एन एफ, ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ बचा ई नॉट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा यहां पर ई इज इक्वल टू ई नॉट। यहां पर डिवाइड करेंगे तो प्लस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप सबको मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल लॉग क्यू पता है क्या होता है। अगर नहीं पता तो आपको बता दो, नेचुरल लॉग क्यू का मतलब होता है लॉग क्यू एट बेस ई। दरअसल में आप लॉग अलग अलग बेसिस पे निकाल सकते हो, तो यहां पर अगर आप बेस ई पर लॉग निकाल रहे हो तो इसे आप बोलोगे लॉग क्यू एट बेस ई। इसी को हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल लॉग क्यू। वैसे अदरवाइज सिर्फ लॉग अगर लिखा हो तो इसका मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है लॉग एट बेस 10। तो यहां पर एल एन क्यू लिखा है, इसका मतलब नेचुरल लॉग क्यू के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। बाकी ये पिक्चर मैं आपके सामने चढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चों को फॉर्मूला आते हुए दिख रहा है। भाई यहाँ पर माइनस एन एफ था, तो ये प्लस ये माइनस अगर डिवाइड करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं। तो यही हमारा फॉर्मूला था जो हमें ड्राइव करना था। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू नेचुरल लॉग क्यू के बराबर होती है। वही चीज हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली है। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कई बार दरअसल में हमें नेचुरल लॉग क्यू की वैल्यू नहीं पता होती। सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे हम लोगों को log 2, जो कि यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस 10 मानेंगे, इसकी वैल्यू पता होती है 0.3010। हालांकि नेचुरल लॉग 2 की भी वैल्यू आती है लेकिन हमें पता नहीं होती, तो हमें ये सारी वैल्यूज रटी हुई हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि log बेस 10 में ये हमारा ये फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि log बेस 10 में अगर ये फॉर्मूला आया तो हमें log 2 की वैल्यू पता होती है, हमें log 3 की वैल्यू पता होती है, हमें ऐसे ही log 5 की वैल्यू पता होती है, हमें ऐसे log 7 की वैल्यू पता है। अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे सर log 4 कहां गया, तो यार log 4 ना आप सॉल्व कर सकते हो। log 4 कई बार आपको दिया नहीं जाता, log 4 को आप लिख सकते हो log 2 स्क्वायर, और आपको log की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि log में किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर है तो वो पावर log के बाहर आ जाती है, तो आप इस 2 को बाहर ले आओ। अब ये log 2 तो आपको पता है ना 0.3010, तो ये जस्ट डबल आ जाएगा 0.6020, तो log 4 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हम लोग बेसिकली में log निकालना चाहते हैं दरअसल में प्राइम नंबर्स का। ठीक है, इसके अलावा आप एक वैल्यू और याद रख लो, log 1 किसी भी बेस पर उसका आंसर 0 आता है और log 10 का आंसर 1 आता है। तो क्योंकि हमें log बेस 10 पर मोस्टली सारी वैल्यू पता है, पर फॉर्मूला नेचुरल लॉग में है, तो हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअल में log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाए। और आपको एक बात बताता हूं, किसी भी फॉर्मूले को अगर आप log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब आपको log बेस e दे रखा है जैसे, ठीक है, जैसे log a आपको कैलकुलेट करना है e बेस पर, बट आपको log a की वैल्यू बेस 10 पर पता है, तो आप इसे बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होगा 2.303 इंटू log a एट बेस 10, या बेस 10 को आप ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली में नेचुरल log a को, जिसे आप एक्चुअली में log बेस e लिखा है आपने, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो नेचुरल log a, तो नेचुरल log a को आप लिख सकते हो 2.303 इंटू log a एट बेस 10। बेस 10 लिखा नहीं है, बट इसका मतलब है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 ही है।
यानी अगर मैं इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 बनाना चाहता हूं तो बस इस पूरी इक्वेशन में 2.303 का मल्टीप्लाई कर दूं और सिर्फ इसी जगह पे, क्योंकि इसी को करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो मेरा मॉडिफिकेशन हो जाएगा वो आ जाएगा E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF। अब ये नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो जाएगा लॉग Q में मेरे प्यारे बच्चों, और लॉग Q ना हर अलग अलग सेल के लिए अलग अलग आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए यहां पर आपको बताया नहीं जा रहा है कि लॉग Q क्या लिखना है, अलग अलग सेल के लिए लॉग Q बार बार अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसे अच्छे से ध्यान रखना, भूलना नहीं। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूं। दरअसल में नेक्स्ट इक्वेशन का ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए कैलकुलेशन वाइज ना बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा। क्यों, रीजन मैं बताता हूं। दरअसल में आप आर की वैल्यू यहां पे रखोगे जो कि गैस कांस्टेंट है, तो आप आर की वैल्यू रखते हो दरअसल में मेरे प्यारे बच्चों 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर वैल्यू तो 0.082 होती है, आपने 8.314 क्यों ली है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के टर्म्स में बताना है, जूल के टर्म्स में। तो आर की ये वैल्यू जूल के टर्म्स में आती है, पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर आप रखोगे केल्विन में, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए, और FF1 फैराडे चार्ज जो कि होगा 96,500। तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं जिनको कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, जो हमारे एग्जामिनर्स हैं जो दरअसल में क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है अगर यहां पर आपको आर की वैल्यू भी रखनी है, टी की वैल्यू भी रखनी है, एन की वैल्यू भी रखनी है, एफ की वैल्यू भी रखनी है, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाता है। तो इसीलिए हमारे जो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स जो अच्छा पेपर अगर सेट कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आपसे कैलकुलेशन कम करवाना चाहते हैं, आपका दिमाग ज्यादा चलवाना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स कर देते हैं कई बार, और टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर पाएंगे। एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन अगर आपको दिया है, तो देखो अगर आपने यहाँ पे 298 केल्विन रख दिया तो जरा सोचो, आर कांस्टेंट है 8.314, तो यहां पर आप एक कांस्टेंट वैल्यू रख दोगे। अब प्रोसेस में टी भी कांस्टेंट हो गया है विच इज 298 केल्विन, तो टी भी कांस्टेंट हो गया। एफ आपको पता है 1 फैराडे चार्ज है जो कि 96,500 कूलम होगा, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ई की फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा ई नॉट माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन एन, ये आ जाएगा 96,500 लॉग क्यू। अब ये सारे नंबर मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट नंबर है, तो ये सब सॉल्व हो जाते हैं और इनका एक बड़ा सिंपल सा आंसर आता है 0.59। कई बुक में 0.59 1 तक लिखा होगा, 1 लिखना हो 1 लिख लो, अदरवाइज 0.059 ले लो। अपॉन में अब बस n बचा जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर्ड, इनटू log q, और ये log q बेस 10 पर है। तो कई बार आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये फॉर्मूला वैलिड है व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो मेरे बच्चे ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो सीधे टाइम बचाने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, वैलिड फॉर टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इसमें बस आपको करना क्या होगा, क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, एन की वैल्यू निकालनी है, ई नॉट निकालना है। तो ई यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ जो भी एक्सप्रेशन है, आप उसका सेल पोटेंशियल है तो सेल पोटेंशियल निकाल लोगे, और अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लोगे। अच्छा, एक जरूरी बात यहां पर मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, एक्चुअल में एज अ साइंस स्टूडेंट आपको एक टेम्परामेंट डेवलप और करना होता है। और आपको एक बात बताता हूं, ज्यादातर अच्छे बच्चे ये चीज फॉलो करते हैं, सबकॉन्शियसली कई बार करने लगते हैं, इसलिए वो कई बार हमसे आगे निकलने लग जाते हैं हमारी मतलब इस रेस में। और वो करते क्या है, एक फंडामेंटल आइडिया है। देखो ये एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें ई नॉट एन क्यू ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो एक हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन होता है वो कई बार इक्वेशंस को इस तरह से रीड करता है, क्योंकि हम लोग कई बार इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा दिमाग कई बार सबकॉन्शियसली ये अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि अगर कभी भी ये इक्वेशन आएगी तो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड निकाला जाता है। हम अपने आप ऐसा सोच लेते हैं, पर मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी जनता, एक्चुअल में अगर एक इक्वेशन दे रखी है उसमें कई सारे वेरिएबल आपस में इंटरकनेक्टेड हैं,
तो अगर बाकी वेरिएबल दे रखे हैं और कोई एक वेरिएबल नहीं गिवन है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता ये वेरिएबल राइट हैंड साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे है। जैसे इस इक्वेशन में मान लो मैं आपको ई दे दूं, ई नॉट दे दूं, एन दे दूं, तो आप क्यू भी निकाल पाओगे। अब सुनने में तो ऐसा लगेगा ये तो बड़ी ट्रिवियल बात है, हम ऐसा करते हैं, पर ना आप इस चीज को अपने दिमाग में कई बार बैठालते नहीं हो। और जब बैठालते नहीं हो तो कोई नया क्वेश्चन अगर आता है जो लेंदी लिखा हुआ है लैंग्वेज में, तो आप समझ ही नहीं पाते यार यहाँ करना क्या है। पर अपने दिमाग में अगर इस चीज को आप बैठा लोगे कि यार एक इक्वेशन में कई सारे वेरिएबल्स अगर इंटरकनेक्टेड हैं और मुझे कई बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, सिर्फ एक की नहीं, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके वो वेरिएबल निकाला जा सकता है। यानी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप चाहो तो जरूरत पड़ने पे क्यू निकाल सकते हो, आप जरूरत पड़ने पे एन निकाल सकते हो, आप जरूरत पड़ने पे ई नॉट निकाल सकते हो। ठीक है, बस जो भी वैल्यू आप निकालोगे बाकी वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। जैसे अगर ई नॉट निकालना है तो ई पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, क्यू पता होना चाहिए। अगर क्यू निकालना है तो ई नॉट और एन पता होना चाहिए। अब हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में घंटी बज रही हो, अगर सर क्यू निकालना है तो लॉग भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल करना पड़ेगा, वो भी करना मैं सिखाऊंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, फिलहाल मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला आप बड़े आराम से लगा सकते हो क्वेश्चन में अगर हिंट हो कि टेम्परेचर 298 केल्विन है। अच्छा सुनना, कभी कभी आप जब नेक्स्ट इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो हो सकता है टेम्परेचर गिवन ही ना हो। तो टेम्परेचर गिवन ना होने के पीछे रीजन ये होता है कि वो आपसे आपके फंडामेंटल मतलब आपके थोड़े अजम्पशंस वाले आइडियाज को चेक करना चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो क्या आप खुद एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि हाँ भाई टेम्परेचर 298 केल्विन पर ही सॉल्व करना होगा। क्योंकि किसी भी रैंडम टेम्परेचर पे तो ये वैल्यू बार बार बदल सकती है, 298 केल्विन पर सबके लिए फिक्स होगी ना। तो टेम्परेचर गिवन ना होने का मतलब होता है नेक्स्ट इक्वेशन के प्रॉब्लम्स में कि मेरे प्यारे बच्चों आपको डील करना होगा वहां पर भी 298 केल्विन से। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग आपको खुद करनी होती है, ये सारे अजम्पशंस कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको खुद लिखने होते हैं। ठीक है, चलो, तो मुझे उम्मीद है ये सारी डेरिवेशन आपको अच्छे से पता है, अच्छे से समझ में आया है कैसे ड्राइव करा गया है, सारे फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। हमने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ तो ली, थोड़े क्वेश्चन भी तो करें इसके। तो ये है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं राइट द नेक्स्ट इक्वेशन। आपको ये दो अलग अलग सेल्स दे रखे हैं, इनकी नेक्स्ट इक्वेशन आपको लिखनी है। एंड ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर इन दोनों सेल का हमें ईएमएफ निकालना है। पहले सेल को देखते हैं। पहले सेल में Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, तो ये एनोड पे हो रहा होगा। फिर ये दो पैरेलल लाइन से यानी सॉल्ट ब्रिज का काम कर रही हैं और Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो Cu का रिडक्शन हो रहा है। +2 से कॉपर, अगर कॉपर में जा रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन है। तो ये गैल्वेनिक सेल दे रखा है। इस सेल में Mg2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 और Cu2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001। तो अगर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। और ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो हमें जो ईएमएफ निकालना है वो बेसिकली में नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है। कहीं पे लिखा नहीं है देखो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, उन्होंने बस ईएमएफ पूछा है। अब कई बच्चे उनको लगता है कि ईएमएफ पूछा है, फटाफट आपने देखा मैग्नीशियम कॉपर है, ई नॉट निकाल दिया। पर मेरे बच्चे आपको तुरंत हर एक प्रॉपर डेटा को सही से रीड करना है, पूरा फोकस्ड होकर वो डेटा रीड करना है। और जैसे ही आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन तो 0.001 दे रखा है और अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं है तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। यानी ये प्रॉब्लम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो लग जाते हैं इस पे काम करना। सबसे पहले तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है। अब आपको एक बात बताता हूं, नेक्स्ट इक्वेशन से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये कि आप सेल रिएक्शन या जो भी इस प्रोसेस में रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको लिखो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा रिएक्शन कोशेंट, और रिएक्शन कोशेंट रिएक्शन से आता है। तो आपको जब भी नेक्स्ट इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, सबसे पहला काम आप एक्चुअल में सेल का रिएक्शन या उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाली जो रिएक्शन है उसको लिखेंगे। तो हम लोग ये काम करते हैं, यहां पर ये रिएक्शन लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल रिएक्शन। तो आपको पता है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे Mg सॉलिड Mg2+ में कन्वर्ट होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ऐसे ही Cu2+ Cu बना रहा है। अब आपको ये देखना है मैं स्टेप लिख कैसे रहा हूं मेरे बच्चों। अब Cu2+ Cu जब बनाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो Cu बनेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं दिए नहीं है,
ये मेरे को खुद सोचना पड़ रहा है कि Mg से Mg2+ बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाकर Cu बनेगा, और यहां पर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, अभी ये दोनों हाफ हाफ रिएक्शन है, ये एनोड पर है, ये कैथोड पर है, इन दोनों को मिलाकर पूरी सेल रिएक्शन बनेगी। तो एक काम करता हूं, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये एनोड पर हो रहा होगा और ये मेरे प्यारे बच्चों कैथोड पर हो रहा होगा। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों पूरी सेल रिएक्शन बनेगी। तो आपको पता है जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं, और एल्जेब्रिक एडिशन में दो सेम चीजें अगर अपोजिट साइड पर है तो कैंसल आउट हो जाती हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी, इन दोनों को कैंसल आउट कर देंगे। अच्छा, आगे चलने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आप दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो और उन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इक्वल करना होता है, क्योंकि एक रिएक्शन में, खासतौर पर रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन करने वाली चीज जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, रिडक्शन करने वाली चीज उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी मेरे बच्चे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, मैंने क्या बात बोली है, जब भी आप दो अलग अलग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ऐड करके एक रिएक्शन बना रहे हो तो ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे रिडक्शन में उतने ही गेन होने चाहिए। तो इन दोनों प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है तो पहले आप इन्हें सेम करना बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सुटेबल नंबर, और फिर उन दोनों को ऐड करना। अभी हमें ऐसा झमेला नहीं करना पड़ा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन सेम है। अब मैंने इन्हें ऐड करा तो रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास आ जाएगा Mg जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इनका फिजिकल स्टेट भी लिखना जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि रिएक्शन कोशेंट में क्या लेना है क्या नहीं। दूसरा यहां पर आ जाएगा Mg2+ एक्वस फॉर्म में, साथ में Cu सॉलिड फॉर्म में। अब अगर मैं इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट लिखूं मेरे प्यारे बच्चों Q, तो पहले प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे हम लोग, और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चीज है एक्वस फॉर्म में, तो हम लोग सिर्फ Mg का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे यहां पर। डिवाइड में यहां पर रिएक्टेंट में हमारे पास कॉपर एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि सॉलिड चीजों का हम लोग इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन कोशेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। अब Mg2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता है 0.001 और Cu2+ का पता है 0.0001। तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे न्यूमरेटर में यहाँ 4 जीरो बढ़ जाएंगे, न्यूमरेटर वाला डेसिमल हटाओगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये 1 बचा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो वैल्यू आ रही है 10। कुल मिला के वैल्यू हमारी 10 बन रही है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही कैसे 10 आया, यानी Q की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब मुझे इस सेल का EMF निकालना है। तो देखो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर सेल का EMF निकालना है तो इस रिएक्शन का 298 केल्विन पर है, तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करने के लिए पहले E0 तो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, लगे हाथ E0 सेल भी निकाल लेते हैं। अब E0 सेल आपको मेरे प्यारे बच्चों पता होगा, ये होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो आपको यहां पहले ढूंढना है एनोड और कैथोड कौन है। तो यार वो तो आपको मैंने बता ही दिया, ये मेरे बच्चे एनोड होगा, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन अगर दिया होता है तो उसमें जो सबसे पहला जो आपको सेल दिया होता है वो हमेशा एनोड है बाय डिफॉल्ट, और बाद वाला कैथोड है, यानी कॉपर कैथोड है और मैग्नीशियम एनोड है। तो हमें कॉपर का पोटेंशियल रिडक्शन और एनोड यानी मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। इसके लिए आपको दरअसल में मैंने यहां पर दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हमारा एनोड है वो है -2.36 और कॉपर का है 0.34। ठीक है, तो 0.34 एंड 2.36 ये डेटा हम यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि कॉपर है वो है 0.34 पॉजिटिव, माइनस एनोड, एनोड है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है 2.36 लेकिन नेगेटिव में है, तो -2.36 डाला। फॉर्मूले में पहले से एक और माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आ गया। तो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों E0 सेल की बन गई है 4n6 ऐड हुआ 10, 3n3 4, 3n3 6, 617.2, यानी हमारे सेल का जो स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल है वो 2.70 है। और अगर मैं E सेल निकालूं मेरे बच्चे नेक्स्ट इक्वेशन से तो वो किसके बराबर होगा, E0 सेल। और देखो क्वेश्चन में हमें बोला है 298 केल्विन पर ही हमें काम करना है, तो हम सीधे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला 298 केल्विन के लिए बना है। 0.059 अपॉन n हम यहां पे लेंगे 0.059 अपॉन n, साथ में मेरे प्यारे बच्चों log Q।
अब इस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल हमें पता है ये है, एन कितना है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हुए हैं, मतलब ऑक्सीडेशन से रिडक्शन के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए, तो ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन निकले और रिडक्शन में यही 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए हैं वो 2 है बेसिकली में, तो हम लोग एन की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 लेंगे। तो ई नॉट सेल हमने रखा 2.70, 0.059, एन की वैल्यू 2, लॉग क्यू, क्यू हमने निकाला मेरे प्यारे बच्चों 10। अब आपको एक बात बताई थी मैंने, लॉग 10 बेसिकली में 1 होता है, तो हम 2.70 में माइनस कर देंगे 0.059 को 2 से डिवाइड करो तो ये आ गया 0.05 है, 2 टाइम्स जाएगा 4, 19 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा 1 है 5, तो मेरे बच्चे ई सेल इतना आ रहा है। 2.70 में से आप ये वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर रफ में काम कर लेते हैं अपन फटाफट, तो 2.700 में हमें माइनस करना है 0.0295, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यहाँ आया 6, ये आया 2, तो 2.6705 बोल दो या सिर्फ 2.67 बोल दो, जो भी आपकी मर्जी। इतने वोल्ट हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का ईएमएफ आ रहा है, दिस विल बी आवर आंसर। तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, देखो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, नो डाउट काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि पहले अगर आपको किसी भी सेल का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है तो पहले तो पूरी सेल रिएक्शन लिखो, फिर उसका रिएक्शन कोशेंट निकालो, रिएक्शन कोशेंट की बाद उसका जो सेल का ईएमएफ है स्टैंडर्ड कंडीशन में वो निकालो, और फिर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को सॉल्व करो। तो क्योंकि अपने आप मल्टीपल स्टेप करने पड़ रहे हैं तो ये ना हमेशा लॉन्ग आंसर में आता है, 3 मार्क्स में या क्या नाम है 4 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ताकि आप मल्टीपल स्टेप के आपके स्टेप मार्किंग हो जाए। भाई यहां तक अगर करा तो हाफ मार्क मिल गया, यहां तक करा तो हाफ मार्क मिल गया, ठीक है, ये करा हाफ मार्क मिल गया, ये करा हाफ मार्क मिल गया, ये करा 1 मार्क मिल गया, तो 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आते। कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ये बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हमें वही काम करना है, ठीक है। बस यहां पर एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि जब कभी भी गैस आपको, मतलब कोई गैसियस इलेक्ट्रोड आपको दे दिया जाए, जैसे यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्यू लिखते टाइम आप गैसेस का प्रेशर ले लेना कॉन्सेंट्रेशन की बजाय, ठीक है। जैसे अगर यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप सेल रिएक्शन लिखोगे, अब ना सेल रिएक्शन में थोड़ा जल्दी लिखता हूं, तो सॉल्यूशन में एनोड पर जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। रिडक्शन में H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएंगे, और इनकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं, आयरन तो सॉलिड होगा बट आयंस एक्वस होंगे, हाइड्रोजन गैस होगी, H+ वाटर में डिसॉल्व रहेगा, बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ H2 है, यहाँ H+ है, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब इन दोनों पर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो और पूरी की पूरी सेल रिएक्शन बना सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए, रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड आयरन 2H+ आयन से रिएक्शन करेगा, आयंस हमेशा एक्वस फॉर्म में होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमें प्रोड्यूस करके देंगे Fe2+, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों ये बोल रहा था कि इस रिएक्शन में क्योंकि ये गैस इन्वॉल्व हो रही है, तो इसका जब आप रिएक्शन कोशेंट लिखोगे तो जो आयंस हैं, मतलब जो वाटर में डिसॉल्व हैं, जिनका कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो, उनके तो आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे। Fe2+ के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, और स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 1 है तो यहाँ पे पावर 1 आएगी इसके ऊपर, लेकिन साथ में इसमें हाइड्रोजन है, गैस। अब गैस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप लिक्विड सॉलिड को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि गैस तो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना, और अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है। तो वैसे तो हम यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, पर आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा बेटर प्रेफर करा जाता है प्रेशर, क्योंकि गैसेस का प्रेशर निकालना आसान होता है। तो यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लेंगे मेरे बच्चे, और वो देखो आपको गिवन है 1 बार नियरली 1 ATM के बराबर होता है, तो आप 1 ATM रख के सॉल्व कर लेना इसको। डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे बच्चों रिएक्टेंट में हमारे पास H+ है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी 1 मोलर हमें दे रखा है, बट एक भी चीज अगर नॉन स्टैंडर्ड है, जैसे यहां पर आयरन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर है, तो इसका मतलब है ये नॉन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ही होना चाहिए।
तो पूरे सेल में किसी भी एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन अगर गड़बड़ हो गया तो वो चीज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में मानी जाएगी और हमें गैल्वेनिक सेल का अगर पोटेंशियल निकालना है तो नेस्ट इक्वेशन की ही हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो यहां पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन लिया, अब इसका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहां पे पावर 2 आएगी। आप सारी वैल्यू रख दो। आयरन के आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 इनटू हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन मेरे प्यारे बच्चों कहां गया, हाइड्रोजन का प्रेशर 1 है डिवाइडेड बाय H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.001 को बेसिकली आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -3 10 इंटू 10 टू द पावर -3 सॉरी भाई 0.001 है। आप मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल हटाओ तो नीचे 1000 यानी 10 क्यूब आएगा, 10 क्यूब ऊपर भेज दो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू इस प्रोसेस के लिए 10 टू द पावर -3 आ रही है। अब बाकी काम आपको करना है, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट इज होमवर्क। तो आप इसका आंसर मेरे को सॉल्व करके बताना। रिमेनिंग पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्या क्या करना है इसमें, अभी E0 सेल का निकालना है, फिर आप नेक्स्ट इक्वेशन पहले E0 सेल निकालोगे फिर E सेल निकालोगे। क्यों मैंने आपको दे दिया, N कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में निकल रहे हैं और रिडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आपके लिए है, तो आप इसका आंसर निकालो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या रहा है। आज के लेक्चर में तय रखेंगे। तो भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर उन्हें नेक्स्ट इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई और टॉपिक अगर पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप मुझ तक रीच आउट करना चाहते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल केमिस्ट्री कक्षा नाम से दे रखा है। ठीक है, और आपको फोन नंबर्स भी दे रखे हैं ताकि आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सके, आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमारे साथ डिस्कस कर सकें। और देखो मेरे भाई, जम के पढ़ाई करनी है ताकि हम कंपटीशन को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएं और खूब सारी ग्रोथ करें। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है मैं ये बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।